और दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत ही बड़ी सूचना संबंधित है आरओ एआरओ और एपीएस को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी पिछले 2-4 महीनों से लगातार आरओ एआरओ से संबंधित विवाद हाई कोर्ट में चल रहा था और उसकी लगभग 11 हीयरिंग हुई थी और इससे संबंधित फाइनल जजमेंट जो आने वाला था उसको रिजर्व करके रखा गया था और आज उसको फाइनल जजमेंट दे दिया गया है। और ये जजमेंट में क्या हुआ और इसका कंक्लूज़न क्या है, इस वीडियो में मैं बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 34 पेज को इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन सारा पेज मैं नहीं बताऊंगा। लास्ट के 2-1 पेज में बताऊंगा कि कंक्लूज़न क्या है इसका। हालांकि बहुत ही पक्ष में तो मैं निर्णय जो है नहीं कहूँगा कि हाई कोर्ट ने बहुत पक्ष में निर्णय दिया है, क्योंकि चीज़ें जिस चीज़ के लिए कही जा रही थी वो चीज़ें ना करके सब कुछ बदला गया है। पहले दिन से लग रहा था कि चीज़ें बदली जा रही हैं और अभी भी वही चीज़ हुआ फाइनल में कि चीज़ें बहुत कुछ पेपर में नहीं हैं। आइए देखते हैं फ़िलहाल क्या है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा, डेट क्या है 22/7/2022। अब आगे देखते हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब जो रीट अलग अलग पड़ी हुई थी सबको बाद में कलेक्ट कर दिया गया था। यहाँ पे देखिएगा ये स्टेप बाय स्टेप ये सब PDF है। और आगे मैं बताता हूँ यहाँ पर लास्ट पेज में क्या है। देखो, ये सब आपका फाइनल जजमेंट का जो है क्या क्राइटेरिया रखा गया था, सारा कंक्लूज़न इसमें लिखा गया है। लेकिन मैं आपको लास्ट में ले चलता हूँ कि फाइनल क्या हुआ है। पक्ष में तो निर्णय नहीं है। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने दिया है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थे। एक बार नोटिफिकेशन को इन्होंने फिर से इसमें मेंशन किया है, सारी चीज़ें गाइडलाइन क्या हुई थी, एग्ज़ाम होने के पहले हमने क्या नोटिफिकेशन में निकाला था, क्या चीज़ें होनी चाहिए थे, क्या बातें हुई, क्या चीज़ें कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि ये बदलाव होना चाहिए, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और क्या रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या एज का लिमिटेशन क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन है उसको कैसे रखा जाएगा, उन सब के बारे में यहाँ पे देखिए स्पष्ट जानकारी दी गई है। इसको थोड़ा पॉज करके आप देख लीजिएगा क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँगा तो। आगे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर आइए देखते हैं लास्ट के पेज पे 34 पेज पे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशंस and the foregoing reasons, the impugned judgment and order of the learned single judge dated 6/4/2022 passed in writ petition फला रॉबिन सिंह एंड 38 अदर्स ओके क्लब टुगेदर विद 10 अदर्स रिट petitions is set aside। तो जितना भी सब कुछ पड़ा था, जितनी भी कलेक्टिव रिट पड़ी थी रॉबिन सिंह के साथ 38 अदर को, सब कुछ निरस्त कर दिया गया है। द इंट्रा कोर्ट अपील्स आर अलाउड। अब आपके पास इंट्रा कोर्ट की अपील के लिए अलाउड है कि आप वहाँ जा सकते हैं, ऊपर के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। परिणाम स्वरूप द रिट पिटिशंस गिविंग राइज टू द इंट्रा कोर्ट अपील्स स्टैंड डिसमिस्ड। तो इसके बावजूद यहाँ का जो निर्णय था, यहाँ पे जो आपने रिट पिटिशन फाइल किया था वो पूरी तरीके से क्वेश्चन कर दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। सिंस वी हैव ऑलरेडी हेल्ड दैट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ द टेस्ट हैड बीन डिस्क्लोज्ड टू द कैंडिडेट्स इन द एडवर्टीजमेंट एंड द मटेरियल्स अटैच्ड देयर विद द रिट पिटिशंस एट द इंस्टांस ऑफ द अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर नॉट मेंटेनेबल इन व्यू ऑफ द लॉ लेड डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट। यहाँ पे इस कोर्ट का कहना ये है कि जो कुछ भी क्राइटेरिया आप लोग हमको बता रहे हैं, जो कुछ भी आप हमको ये बता रहे हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, इन सब के बारे में मैंने पहले से ही नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन किया था। आप लोगों ने सही पढ़ा नहीं है। सारी जानकारी यही है कंक्लूजन इसका, कि आप लोगों ने सही से पढ़ा नहीं, सही से देखा नहीं, और आप पता नहीं किस बेस पे जो है एक रिट फाइल कर दिए। और आगे देखते हैं कि Consequently, all the writ petitions tagged along with the bunch of appeals, जो अभी आपने देखा 38 अदर की जो bunch of appeals थी, under order of the honorable the chief justice are dismissed। मतलब जो चीफ जस्टिस हैं उनके आदेश पर सारी रिट को रद्द कर दी जा रही है। और अब ये समझिएगा कि जिन लोगों की लिस्ट में नाम है, जिन कैंडिडेट्स का लिस्ट में नाम है ज्वाइनिंग का, जिनका भी वेरिफिकेशन भी हो चुका है, अब यहाँ पे तय है कि उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा और वो ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बात और निकल के आती है, यदि ये कैंडिडेट्स चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यहाँ पे एक बात कही जा रही है। लेकिन एक बात और समझिएगा कि यहाँ पे जितने भी मुद्दे दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए 34 नंबर पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा 35 नंबर पे, द कोर्ट अपीयर्स टू हैव इम्प्रेस्ड द ओरल सबमिशंस एडवांस्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स टू इफेक्ट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यहाँ पे आप थोड़ा सपोज करके पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा है कि हमारी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है बहुत ही अच्छी एजेंसी है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी अपने आप को बहुत साबित किया है कि हम बिल्कुल गलत नहीं हैं, हम ऑल इंडिया पे एग्ज़ाम करा रहे हैं,
हम सबसे व्यवस्थित हैं। तो कहने का मतलब ना हाई कोर्ट अपने आप को गलत साबित कर रही है, ना ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। गलत कौन है? कैंडिडेट्स गलत हैं। कैंडिडेट्स का रीड करना गलत है, कैंडिडेट्स का पढ़ाई करना गलत है, यही सारी चीज़ें गलत होकर के आ रही हैं। हालांकि कई जगह इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, कैंडिडेट्स जो है बहुत अच्छा मेहनत किए, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से क्राइटेरिया रखा गया था उस क्राइटेरिया पे ये खरे उतर के आ नहीं पाए। लेकिन यहाँ मुद्दा ये था ही नहीं। आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जान रहे हैं कि यहाँ मुद्दा टाइपिंग तो बहुत मान्यूट 10% का मुद्दा टाइपिंग का था। 90% मुद्दा ये था कि मोस्टली जो जितने भी पोस्ट भरे गए हैं उसमें पैसा चल के हुआ है। ये खुले तौर पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम सामने आया था, जिनका एविडेंस भी दिया गया था। ये मुद्दा था, मुद्दा टाइपिंग का नहीं था। टाइपिंग तो मुश्किल से मान के चलिए कि 10 से 15% या 20% टाइपिंग का मुद्दा रहा होगा। लेकिन सारा मुद्दा एक तरफ से सब कुछ पलट करके टाइपिंग का इशू बना दिया गया कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए था, 15 मिनट में ये 500 वर्ड, ये 10 मिनट में इतने वर्ड। तो ये टाइपिंग का मुद्दा था ही नहीं। फ़िलहाल अंतिम कंक्लूजन ये समझिएगा कि पूरी तरीके से ये इस रेट को रद्द कर दिया गया है और अब इन सारे कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग होगी। अब एक चीज़ और समझिएगा, जो भी छात्र APS की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने APS का एग्ज़ाम दिया है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके एग्ज़ाम के रिटन के एग्ज़ाम के बाद जो टाइपिंग टेस्ट हुई थी इसमें पूरी तरीके से गड़बड़ी हुई थी। इसमें रिटन की कोई बात ही नहीं थी। इसमें मोस्टली कैंडिडेट्स का यही इशू आया था कि उनका टाइपिंग का प्रोसेस हुआ ही नहीं, और कोई और दिक्कत नहीं थी कि स्पीड क्या थी या पैसेज ज़्यादा था या पैसेज टफ थे, कोई दिक्कत नहीं थी। भाई APS वाले कैंडिडेट उसके लिए तैयार रहते हैं, उनका वही काम ही होता है। समस्या ये थी कि जब वहाँ सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा था, किसी का सिस्टम ही नहीं खुला, किसी का जो है सिस्टम खुल रहा है तो बार बार ड्रैग करने के बाद भी वो ड्रैग हो ही नहीं रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वैसे खड़े रह गए, वो कर ही नहीं पाए टाइपिंग। मोस्टली ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी काशी इंस्टीट्यूट में, जो बनारस में संस्थान थी, वहाँ पे ये पूरे ओवरऑल संस्थान में यही हाल हुआ था। बहुत सारे कैंडिडेट जो है वहाँ से निराश होकर निकले थे, अच्छे कैंडिडेट निकले थे। तो मुद्दा तो APS वाला ये था। और ये समझिएगा APS का रिज़ल्ट कब आएगा? APS का रिज़ल्ट अब मुश्किल से ये मान के चलिए कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है APS का, या उससे पहले भी आ सकता है। बहुत जल्दी अब क्राइटेरिया सब कुछ होगा। और बहुत से कैंडिडेट ये पूछेंगे कि एडवोकेट जनरल का सर एग्ज़ाम कब होगा? एडवोकेट जनरल का एग्ज़ाम होने में बहुत समय नहीं लगेगा। ये मुद्दा अभी एडवोकेट जनरल वाला जो फंसा हुआ है, वो जो कैंडिडेट इसके लिए जिनका पहले से वहाँ काम करते थे एडहॉक बेसिस पे, उनका कहना ये है कि पहले हमें परमानेंट किया जाए, इसके बाद जो है ये वैकेंसीज़ निकाली जाए, इसका एग्ज़ाम लिया जाए। तो थोड़ा सा मुद्दा ये फंसा है, थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन का मुद्दा फंसा हुआ है। और यही ऑफलाइन ऑनलाइन का मुद्दा फंसा हुआ है यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो स्टेनोग्राफर और क्लर्क वगैरह की वैकेंसी आने वाली थी, यही मुद्दा उसमें ही फंसा हुआ है। हालांकि जो भी अपडेट होगा मैं जल्दी इस पर वीडियो बना के आप सबको दूंगा। वीडियो